कल हम लोग बात कर रहे थे ग्रीवांस का, और हम लोग ने ये जाना था कि अगर वर्कर्स के ग्रीवांस को रिड्रेस नहीं करते हैं तो इसका ऑर्गेनाइजेशनल हेल्थ पर एक एडवर्स अफेक्ट होता है। उसकी प्रोडक्टिविटी घटती है, वहाँ एम्प्लॉइज की मोरल और मोटिवेशंस अफेक्ट करता है। और इसीलिए अगर ऑर्गेनाइजेशन को इफ़ेक्टिव बनाना है, उसको उसका प्रोडक्टिविटी बढ़ाना है, उसको वायबल बनाना है, तो सम काइंड ऑफ ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म का होना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि एम्प्लॉई अपने फुल पोटेंशियल के साथ काम कर सके। तो अगर तो ये बात तो हम लोग समझ चुके हैं कि एक ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म होना चाहिए। इसके दो बहुत प्रमुख फायदे ये हैं कि अगर आप अपना ग्रीवांस रेज करते हैं मैनेजमेंट में, तो इसका पहला फायदा मैनेजमेंट को ये होता है कि उसको ये एक अवसर मिलता है ये जानने का कि क्या डिफिकल्टी है ऑर्गेनाइजेशन में और जिसको कि दूर करना आवश्यक है। सो ए कम्युनिकेशन और एन अपॉर्चुनिटी टू देम टू नो what are the difficulties that needs to be corrected। सर ये ग्रीवांस प्रोसीजर के अंदर आएगा। ग्रीवांस प्रोसीजर की बात करेंगे। अभी ग्रीवांस प्रोसीजर का होना क्यों आवश्यक है, हम इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। yes, हम ये बताना चाहते थे कि ग्रीवांस रिड्रेसल प्रोसीजर, ग्रीवांस प्रोसीजर होने से का एक पहला एडवांटेज मैनेजमेंट को मिलता है कि मैनेजमेंट को ये पता चलता है कि ऑर्गेनाइजेशन में कहाँ क्या कमी है और किसको दूर करने की आवश्यकता है। समझ गया? यस सर। दूसरा इसका मैनेजमेंट को ये होता है कि अगर आप अपने एम्प्लॉय की बात को सुनते हैं, उसके ग्रीवांस को कंसीडर करते हैं या उसको रिड्रेस करने का प्रयास करते हैं, तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉई के बीच में एक हार्मोनियस रिलेशन, एक म्यूचुअल ट्रस्ट, कॉन्फिडेंस, एक दूसरे के प्रति आदर का एक माहौल बनता है, जो कि अच्छे वर्किंग एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही जरूरी है। तो ये दो एडवांटेज, एक टू इनेबल द मैनेजमेंट टू नो वेयर द शू पिंचेस, कहाँ पर कुछ करने की आवश्यकता है ये उनको पता चलता है, और दूसरा कि अगर वो अपने एम्प्लॉइज के ग्रीवांस को रिस्पॉन्ड करते हैं, उसको दूर करने का प्रयास करते हैं, तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉई के बीच में एक म्यूचुअल ट्रस्ट कॉन्फिडेंस का माहौल बनता है, एंड दैट इज वेरी इसेंशियल फॉर द ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ। अब देखिए, ये जो ग्रीवांस प्रोसीजर है, ये दो तरीका से ग्रीवांस प्रोसीजर का प्रावधान किया जाता है। एक तो लेजिस्लेटिव मेजर्स से, यानी कि कानून बनाकर, और दूसरा कि ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर्स एंड मैनेजमेंट के बीच एक जनरल एग्रीमेंट हो, जिसमें कि ग्रीवांस प्रोसीजर का भी प्रावधान रहता है उस एग्रीमेंट में कि इस प्रकार से हम एम्प्लॉइज के ग्रीवांस को रिड्रेस करेंगे, वो यहाँ पर रेज होगा, वो वहाँ दूसरे जगह जाएगा। तो ग्रीवांस रिड्रेसल का के लिए जो कानूनी लेजिस्लेटिव मेजर्स है, कानूनी प्रावधान जो टाइम टू टाइम किया गया है, अगर आप इसको देखेंगे तो सबसे पहले एक इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 1946 आया था, नोट कर लीजिएगा।
इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 1946। इसके पहले वर्कर्स के डे टू डे प्रॉब्लम्स को या ग्रीवांसेस को रिड्रेस करने के लिए कोई औपचारिक प्रावधान नहीं था। इस पर कोई विशेष ध्यान भी नहीं दिया जाता था, मैनेजमेंट का मनमानी था। इस एक्ट में मॉडल स्टैंडिंग के शेड्यूल में मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर का एक प्रारूप दिया गया। स्टैंडिंग ऑर्डर हमने कल बताया था सर्विस कंडीशन से रिलेटेड होता है। उस स्टैंडिंग ऑर्डर का वो एक स्टैंडर्ड स्टैंडिंग ऑर्डर कैसा होना चाहिए, इसका एक प्रारूप, एक मॉडल इस एक्ट के शेड्यूल में दिया गया। उस शेड्यूल उसके 15वां क्लाउज में, क्लाउज 15 ऑफ दैट शेड्यूल में ये प्रावधान किया गया कि यदि किसी भी वर्कर को एम्प्लॉयमेंट से संबंधित कोई शिकायत है, अगर वो अनफेयरली ट्रीट किया जा रहा है या मैनेजमेंट उसके साथ कुछ गलत बर्ताव कर रहा है, तो वो अपना शिकायत मैनेजमेंट या उसके एजेंट के पास रख सकता है। और अगर वो मैनेजमेंट अपना किसी स्पेसिफाइड आदमी को ये उसको डेलीगेट कर सकता है या ऑथराइज कर सकता है ग्रीवांस सुनने के लिए। और अगर वहाँ सुनवाई नहीं होती है, उसका ग्रीवांस एड्रेस नहीं होता है, तो वर्कर के पास एक राइट टू अपील होना चाहिए। तो फॉर द फर्स्ट टाइम in this Industrial Employment Standing Order Act, some kind of a forum or mechanism or procedure for redressal of grievance has been talked about. पहला इन्होंने प्रावधान किया कि एक प्रावधान होना चाहिए वर्कर्स के ग्रीवांस को रिड्रेस करने का। इसके बाद 1948 में फैक्ट्रीज एक्ट आया। फैक्ट्रीज एक्ट में वर्कर्स के ग्रीवांस को रिड्रेस करने के लिए लेबर वेलफेयर ऑफिसर्स को जवाबदेही दिया गया। कहा गया कि लेबर वेलफेयर ऑफिसर्स ये इंश्योर करेंगे वर्कर्स के ग्रीवांस को मैनेजमेंट रिड्रेस करे। लेकिन ये बहुत सक्सेस नहीं हो पाया, क्योंकि जो लेबर वेलफेयर ऑफिसर्स थे वो वर्कर्स के प्रॉब्लम्स पर उतना ध्यान उन्होंने नहीं दिया और उनके सिंसियरिटी से काम नहीं करने के वजह से, उनके अपने ड्यूटी को प्रॉपरली डिस्चार्ज नहीं करने के वजह से, या उनके वर्कर्स के प्रॉब्लम्स के प्रति इनडिफरेंट एटीट्यूड अपनाने के वजह से ये फैक्ट्रीज एक्ट का प्रोविजन बहुत कामयाब नहीं हो सका। ठीक है। इसके बाद 1982 में इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट में अमेंड किया गया। 1982 में सेक्शन 9C इनकॉर्पोरेट किया गया और सेक्शन 9C में कहा गया कि ऐसे इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट जिसमें कि 100 या उससे अधिक वर्कर्स एम्प्लॉयड हैं या पिछले 12 महीने में एक दिन भी थे, तो उन्हें टाइम बाउंड मैनर में ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म सेटअप करना होगा। टाइम बाउंड मैनर का मतलब है कि एक निश्चित समय के भीतर अगर आज कोई अपना शिकायत दर्ज करता है तो उसको शिकायत दूर करने के लिए एक निश्चित समय के भीतर 2 महीना 3 महीना जो भी है वो आप डिसाइड कीजिए, और ऐसा एक ग्रीवांस रिड्रेसल फोरम होना चाहिए। लेकिन ये ऐसे इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट्स में होगा जहां पर कि 100 या उससे अधिक एम्प्लॉई हैं। ठीक है। तो ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म का ये तीसरा लेजिस्लेटिव मेजर्स था इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट में अमेंडमेंट करके। और
और दूसरा तरीका था, सामान्यतया क्या होता था कि वर्कर्स और एम्प्लॉयर्स के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग, एक एग्रीमेंट होता था कि आपके ग्रीवांस को, अगर आपको कोई शिकायत होती है तो आप अपना शिकायत इस जगह पर अपना दर्ज करा सकते हैं, इसकी सुनवाई की जाएगी, इसको दूर किया जाएगा। ये दोनों के आपस का एग्रीमेंट होता था। अब ये एक इफेक्टिव ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म के लिए क्या जरूरी है? Essentials of an effective grievance redressal mechanism। तो मैं आपको बताऊंगा कि आपने एक ग्रीवांस प्रोसीजर बनाया, ये प्रिस्क्राइब किया कि ये प्रोसीजर होगा ग्रीवांस रिड्रेसल का, लेकिन उस प्रोसीजर की जानकारी अगर वर्कर को नहीं होगा तो वो प्रोसीजर रहने से भी उनको उसका कोई लाभ नहीं मिलेगा, उनके शिकायत का पर कोई सुनवाई नहीं हो पाएगी। इसीलिए ये पहली आवश्यकता ये है कि जो ग्रीवांस प्रोसीजर जो आपने प्रिस्क्राइब किया है उसकी पूरी जानकारी वर्कर्स को होना चाहिए। दूसरी ये है कि आप अगर ग्रीवांस प्रोसीजर बनाते हैं तो वो इस तरह का होना चाहिए कि वो वर्कर्स का कॉन्फिडेंस को, उसमें कॉन्फिडेंस इंस्पायर कर सके, उसको लगे कि नहीं ये जेन्युइन फोरम है, ये इफेक्टिव फोरम है, अगर हम अपना शिकायत यहाँ पर दर्ज करेंगे तो हमारे शिकायत को सुना जाएगा और इसको यथासंभव निराकरण किया जाएगा, निवारण किया जाएगा। अगर उसको लगे कि ये तो ऐसे ही कुछ बना दिया है, इसमें कुछ होने वाला नहीं है, ये यहाँ बेकार जाना है, तो ऐसे फोरम का कोई लाभ नहीं होगा। इसीलिए the management should devise a procedure which can inspire the confidence of the workers। तीसरा essential requirement ये है कि अब आप ग्रीवांस प्रोसीजर डिवाइस करते हैं, बनाते हैं, तो उसमें कोई भी आदमी प्रतिशोध की भावना से काम नहीं करे। अगर एक कर्मचारी मैनेजमेंट के खिलाफ या अपने सुपरवाइजर के खिलाफ या मैनेजर के खिलाफ कोई शिकायत दर्ज करवाता है और मैनेजमेंट या वो मैनेजर ये समझे कि अच्छा ये मेरे खिलाफ शिकायत कर रहा है, इसको मैं सबक सिखाता हूँ, और उसको बदले की भावना से उसके साथ अगर काम करने लगे तो ये तो उल्टा पड़ जाएगा, इट वुड बी काउंटर प्रोडक्टिव, है ना। और ऐसी स्थिति में भी इम्प्लाई क्या करेगा, सोचेगा कि भाई इसका तो बहुत महंगा पड़ने वाला सौदा है, बेकार है दर्ज करवाना। वो घुटते, भले वो इनजस्टिस सफ़र करते रहे, भले वो ग्रीवांस को दबा के रखे, लेकिन वो रिड्रेसल के लिए नहीं जाएगा। ये जो तीन बहुत ही एसेंशियल, बहुत ही बेसिक चीज़ होना चाहिए ग्रीवांस प्रोसीजर में, वो एक तो ये कि प्रोसीजर की जानकारी सारे वर्कर्स को होनी चाहिए। दूसरा ये कि ये एक ऐसा प्रोसीजर आपको डिवाइस करना चाहिए जो वर्कर्स के कॉन्फिडेंस को इंस्पायर कर सके। तीसरा ये कि इसमें कोई देयर शुड बी नो रिप्राइजल्स, प्रतिशोध की भावना से कोई काम नहीं हो। अब मैं आपको बताऊंगा कि ग्रीवांस प्रोसीजर डिफरेंट लेवल्स पे होता है, क्या क्या डिफरेंट लेवल्स ग्रीवांस प्रोसीजर का हो सकता है। हम लोगों को पहली बात जो इसमें ध्यान देने योग्य है वो ये है कि ग्रीवांस प्रोसीजर रिड्रेसल का जो लेवल होगा, नंबर ऑफ लेवल्स, वो डिपेंड करेगा ऑर्गेनाइजेशन के साइज पर। अगर ऑर्गेनाइजेशन का साइज बड़ा है तो ग्रीवांस रिड्रेसल का लेवल्स भी अधिक होगा, और अगर ऑर्गेनाइजेशन का साइज छोटा है तो ग्रीवांस रिड्रेसल का लेवल कम होगा। अब आप किसी बड़े इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट में आप हैं तो आप अपना शिकायत सबसे पहले अपने इमीडिएट सुपीरियर ऑफिसर के साथ शेयर करते हैं, या अपने इमीडिएट सुपीरियर के सामने में अपना शिकायत दर्ज करते हैं। ठीक है, अगर आपके शिकायत को
रिड्रेस करने में सफलता नहीं मिलती है, आपका ग्रीवांस परसिस्ट कर रहा है, आपके ग्रीवांस का सॉल्यूशन नहीं निकला, रिड्रेस नहीं हुआ, तो आप हायर लेवल पर जाते हैं, हायर लेवल ऑफ मैनेजमेंट, टॉप मैनेजमेंट जो भी हो। अगर हायर लेवल पर भी, और दूसरा कि नेचर ऑफ ग्रीवांस पर भी फोरम डिपेंड करता है। अगर आप एक ऐसा ग्रीवांस रेज करते हैं जो आपके इमीडिएट सुपीरियर के जुरिस्डिक्शन के अंदर का हो, जिसमें उसको काम करने का डिस्क्रेशन हो, तो वो वहाँ से सॉल्व हो जाएगा। लेकिन आप एक ऐसा इश्यू रेज कर रहे हैं जो इंटायर ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट कर रहा है या लार्ज सेक्शन ऑफ वर्कर्स को अफेक्ट कर रहा है, जिसके लिए एक पॉलिसी डिसीजन लेने की आवश्यकता है, तो ऐसे ग्रीवांसेस को आप अपने इमीडिएट सुपीरियर के सामने में अगर आप रेज करते हैं तो उससे आपको अधिक लाभ नहीं मिलने वाला है। वो उसको नहीं कर पाएगा क्योंकि उसके जुरिस्डिक्शन से बियॉन्ड है, उसके जो सीमित उसकी शक्ति है उसके बाहर है। तो ऐसे ग्रीवांसेस को भी हायर लेवल ऑफ मैनेजमेंट पर ही देखा जा सकता है। और अगर हायर लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट को भी आपका ग्रीवांस इतना एक कॉम्प्लिकेटेड ग्रीवांस है जो इजीली उसका सॉल्यूशंस नहीं निकल रहा है, तो उसका सॉल्यूशन निकालने के लिए एक बाईपार्टाइट और ट्राईपार्टाइट कमिटी गठित की जाती है, जिसमें सभी संबंधित पक्षकारों को अपना रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है। They can represent before that they would be representing that committee, all the affected party, workers, employers, और कोई अगर थर्ड पार्टी है, सरकार, जो भी। तो अगर 2 पार्टी है तो बाईपार्टाइट है, अगर उसमें 3 पार्टी है तो ट्राईपार्टाइट होगा। और ये बाईपार्टाइट या ट्राईपार्टाइट कमिटीज ग्रीवांस को कंसीडर करती है और एक सॉल्यूशंस निकालने का प्रयास करती है। सर, ये बाईपार्टाइट और ट्राईपार्टाइट मिल के सोल्यूशन निकालने का कोशिश करती है। अगर मान लीजिए कि इमीडिएट सुपीरियर से होने वाला नहीं है, हायर मैनेजमेंट से भी आपके जो टॉप लेवल कंपनी का टॉप लेवल मैनेजमेंट है वो भी नहीं सॉल्यूशंस निकाल पा रहा है, तो फिर सॉल्यूशंस निकालने के लिए एक कमेटी बनाई जाती है। बाईपार्टाइट कमेटी मीन्स कमेटी ऑफ द मैनेजमेंट एंड द वर्कर। ट्राईपार्टाइट कमेटी में मैनेजमेंट होगा, वर्कर होगा, गवर्नमेंट होगा या कोई और थर्ड पार्टी हो सकता है। समझ रहे हैं? वहां पर आपके प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया जाएगा और फिर वहां से आपका सॉल्यूशन निकलेगा। अब एक स्टैंडर्ड ग्रीवांस प्रोसीजर क्या होना चाहिए? अगर ये हो कि भाई आप ग्रीवांस प्रोसीजर तो डिवाइस कर रहे हैं, लेकिन देखिए उसमें इन बातों का आपको ध्यान रखना जरूरी है, तभी वो एक इफेक्टिव ग्रीवांस प्रोसीजर हो पाएगा। तो एक स्टैंडर्ड और ग्रीवांस प्रोसीजर के लिए किन किन बातों का होना आवश्यक है, ये भी हम लोग को जानना चाहिए। तो पहली आवश्यकता उसकी ये है कि ग्रीवांस सेटलमेंट एक्सपेडिशियसली होना चाहिए। किसी ने अपना शिकायत दर्ज किया और आप उसको ठंडे बस्ते में रख दिए, अब वो आपको इंक्वायरी कर रहा है, बोला ठीक है अब देखेंगे, निकलेगा, टाइम होगा, अभी कुछ दूसरा इम्पोर्टेंट काम सब कर रहे हैं, वो शिकायत उसका ठंडे बस्ते में पड़ गया, तो फिर तो शिकायत तो ग्रीवांस दूर हुआ नहीं। और ये देखिए, ये जो ग्रीवांस रिड्रेसल है ये बेसिकली क्या है? आपके साथ जो इनजस्टिस हो रहा है उसको दूर करना और आपके साथ न्याय करना। आपके साथ न्याय हो और आपके साथ इनजस्टिस नहीं हो, यही है ग्रीवांस रिड्रेसल प्रिसाइजली। यस सर। तो न्याय का क्या सिद्धांत? तो न्याय करना है, और न्याय का क्या सिद्धांत है? न्याय का एक अटूट सिद्धांत ये है
कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस, बोलिए, डिनाइड, यस Denied. है ना। तो अगर अगर आप कुछ किसी के शिकायत को क्विकली डिस्पोजल नहीं करते हैं, उसको अगर 2 साल 4 साल रख देते हैं, सपोज कीजिए किसी का ग्रीवांस है कि उसको 3 महीना से सैलरी नहीं मिल रहा है और आप उसको 3 साल बाद खोलते हैं, तो वो तो सफ़र कर गया। तो ये बहुत ही आवश्यक है कि एक्सपेडिशस डिस्पोजल हो ग्रीवांसेस का, like the principles of justice, that justice delayed is justice denied। अगर आप देर कर दिए तो वो जस्टिस करने का कोई मतलब नहीं होता है, वो उसका इनफ्रक्चुअस हो जाता है ग्रीवांस। और जस्टिस का एक और प्रिंसिपल्स है कि जस्टिस हरीड इज जस्टिस बरीड। अगर आप कोई शिकायत किया और एप्लीकेशन देखे और लिख दिए रिजेक्टेड, आपने उसको कुछ नहीं देखा कि इसमें इसका ग्रीवांस क्या है, ये जस्टिस क्या हो रहा है, ये कहाँ से रिप्लेस होगा, क्या होगा, बोला ऐसे ऐसे ग्रीवांस को हम नहीं देखते हैं, या फिर कुछ करके टाल मटोल कर दी। बहुत क्विकली भी नहीं होना चाहिए। व्हाट इज रिक्वायर्ड एक्सपेडिशस इज गुड, आप जल्दी से करिए, उसको पेंडिंग नहीं रखिए, बट यू कंसिडर द ग्रीवांस इन इट्स इंटायरिटी। ऐसा नहीं कि किसी एक चीज को पकड़ के उसको डिसाइड कर दी। ठीक है, तो these are these two things। पहला हो गया कि it should be decided as expeditious as possible, और दूसरा ये कि ग्रीवांस रिड्रेशल होना चाहिए to the satisfaction of the person aggrieved। इसको भी आप नोट कर लीजिए। ग्रीवांस प्रोसीजर ऐसा होना चाहिए जिसमें ग्रीवांस रिड्रेशल should be to the satisfaction of the person aggrieved। समझ में आ रही? जिनका ग्रीवांस है, आप जो उसको डिस्पोजल कर रहे हैं उससे उनको संतुष्ट हो जाना चाहिए कि चलो मेरे ग्रीवांस का सॉल्यूशन हो गया, मेरा ग्रीवांस रिड्रेस हो गया, यही मेरा ग्रीवांस था और इन्होंने इसको पूरा कर दिया। ऐसा होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा, उसको फिर उसके ऊपर लेवल पे जाना पड़ेगा, वहाँ नहीं होगा तो फिर ऊपर लेवल पे जाना पड़ेगा। तो वो फ्रॉम पिलर टू पोस्ट दौड़ते रहेंगे फॉर रिड्रेसल ऑफ हिज ग्रीवांस। दैट वुड आल्सो नॉट बी beneficial to the organization। That will also ultimately affect the performance of the employee। That will also affect his morale and motivation। So therefore the settlement of the grievance to the satisfaction of the person aggrieved, ये भी बहुत आवश्यक है। और तीसरा आवश्यक ये है कि जो आप प्रोसीजर डिवाइस करते हैं, न्याय का एक तीसरा सिद्धांत, न्याय का एक और सिद्धांत है जो आप सब शायद जानते होंगे, और ये एक नेचुरल जस्टिस का भी सिद्धांत है कि जस्टिस शुड नॉट ओनली बी डन, इट मस्ट अपीयर टू हैव बीन डन। ठीक है ना? ऐसा लगना चाहिए कि, और लगने के लिए क्या करना होगा, आपका प्रोसीजर फेयर होना चाहिए। आप जिसके सामने में आप शिकायत कर रहे हैं, दर्ज करने, जिनको कर रहे हैं शिकायत पर विचार करने, उनकी क्रेडिबिलिटी होना चाहिए, वो इम्पार्शियल होना चाहिए, वो उसकी इंटीग्रिटी स्ट्रांग होनी चाहिए, वो इम्प्लॉइज प्रॉब्लम से कंसर्न होना चाहिए, इम्प्लॉइज के प्रति एक इनडिफरेंट एटीट्यूड रखने वाला नहीं होना चाहिए। ठीक है ना? तो एक फेयर प्रोसीजर जिसमें सभी संबंधित पक्ष को अपनी बात रखने का अवसर मिले, जिसमें किसी के ग्रीवांस को इन टोटलिटी में विचार किया जाए और उसके निष्पादन के संबंध में बहुत ही स्पष्ट आदेश, या जो भी आपको देना, आपको बहुत स्पष्ट आदेश दिया जाए। इन बातों का समावेश करना एक मॉडल ग्रीवांस प्रोसीजर में।
ग्रीवांस प्रोसीजर में ये तीनों चीज़ें होना बहुत ही आवश्यक है। मैं आपको बताऊंगा, दैट इज माय लास्ट पॉइंट फॉर टुडेज लेक्चर, दैट इस संबंध में नेशनल कमीशन ऑन लेबर ने क्या सुझाव दिए थे, ग्रीवांस प्रोसीजर कैसा होना चाहिए। तो इन्होंने जो सुझाव दिए वो बेसिकली ये जो हम लोगों ने अभी मॉडल ग्रीवांस प्रोसीजर को डिस्कस किया है, इस मॉडल ग्रीवांस प्रोसीजर के जैसा ही उनका रिकमेंडेशन है। उन्होंने कहा है कि ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म को उन सभी इंडस्ट्रीज पर या इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट्स पर लागू करिए जहां पर कि 100 या उससे अधिक एम्प्लॉय काम करते हैं या पिछले 12 महीने में एक दिन के लिए भी काम किए हो। वहां पर ग्रीवांस प्रोसीजर का होना बहुत जरूरी है, ऐसा नेशनल कमीशन ऑन लेबर का सुझाव था। ठीक है। दूसरा उनका सुझाव ये था कि ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म के लिए एक स्टैट्यूटरी बैकिंग होना चाहिए। ऐसे अगर आप उसके लिबर्टी पर छोड़ दीजिएगा कि ठीक है, आप एक सुझाव दे दिए कि आप बनाइए ग्रीवांस प्रोसीजर, आप डिवाइस कीजिए, प्रेस्क्राइब कीजिए, तो वो बनाए या न बनाए उनकी मर्जी पर अगर छोड़ दिया जाए तो बहुत लोग नहीं बनाएंगे। लेकिन अगर ऐसा आप कानून बनाते हैं कि नहीं, आपको कंपल्सरीली एक ग्रीवांस प्रोसीजर यहाँ लागू करना होगा, तो ग्रीवांस प्रोसीजर बहुत इफेक्टिव हो पाएगा। तो उन्होंने कहा कि इसको एक स्टैट्यूटरी बैकिंग दीजिए, और आपने स्टैट्यूटरी बैकिंग देखा है कि अभी इन्होंने इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट में सेक्शन 9C के द्वारा ग्रीवांस प्रोसीजर को कंपलसरी बनाया है ऐसे इंडस्ट्रीज के लिए जहां पर कि 100 या उससे अधिक वर्कर्स काम करते हैं या पिछले 12 महीना में एक दिन भी काम किए हैं। तो इन्होंने भी यही सुझाव दिया है कि इसको एक स्टैट्यूटरी बैकिंग दीजिए। अगला उनका सुझाव ये था कि एग्रीव्ड जो एम्प्लॉई है, जो शिकायत करता है, वो सबसे पहले अपना शिकायत इमीडिएट सुपीरियर के सामने रखे। उनका कहना है कि किसी भी एम्प्लॉई को अपनी शिकायत के साथ सबसे पहले अपने इमीडिएट सुपरवाइजर या इमीडिएट सुपीरियर ऑफिसर के यहाँ रखना चाहिए। अगला उनका सुझाव ये था कि ग्रीवांस रिड्रेसल का जो प्रोसीजर है, जो ग्रीवांस प्रोसीजर हो, वो उसमें एक टाइम बाउंड मैनर में ग्रीवांस रिड्रेस करने का प्रोविजन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ठीक है, ग्रीवांस एप्लीकेशन तो ले लिया, शिकायत दर्ज करके रख दिया, अब जब होगा तब देखा जाएगा। उसको एक समय सीमा के भीतर ही उसको डिसाइड करना बहुत ही जरूरी है। ये भी उनका सुझाव था नेशनल कमीशन ऑफ लेबर का। फिर उसने कहा कि अगर इमीडिएट सुपीरियर उसके हैं, वो ग्रीवांस रिड्रेस नहीं कर पा रहे हैं, वहाँ उनका ग्रीवांस रिड्रेस नहीं हुआ, the aggrieved person is not satisfied with the determination made by the immediate superior, तो एम्प्लॉई के लिए एक अपील का प्रोविजन होना चाहिए। so he may go in appeal before the higher forum। ये अपील का फोरम डिपार्टमेंटल हेड या टॉप मैनेजमेंट या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या चेयरमैन, ये इन लोगों के पास होना चाहिए। आफ्टर यू फेल टू गेट योर फर्स्ट लेवल हो गया इमीडिएट सुपीरियर, सेकेंड लेवल हो गया डिपार्टमेंटल हेड और ऑर्गेनाइजेशनल हेड। ठीक है। अगर आप इस दोनों जगह में भी आप के ग्रीवांस को रिड्रेस नहीं किया जाता है, आप संतुष्ट नहीं हैं, तो उसके बाद आपकी बात को एक बाईपार्टाइट ग्रीवांस कमेटी, जो आप अभी कर रही थी,
तो आपकी बात को एक बाइपार्टाइट ग्रीवांस कमेटी में ले जाना चाहिए, जहां पर कि वर्कर्स और मैनेजमेंट दोनों का रिप्रेजेंटेटिव हो और एक समाधान निकालने का कोशिश किया जाए। यस। बाइपार्टाइट हमने हमने देखा है कि वो जो मॉडल हमने पहले भी बताया आपको कि इफेक्टिव ग्रीवांस प्रोसीजर में बाइपार्टाइट या ट्राईपार्टाइट कमेटी का प्रोविजन होना चाहिए। अब बाइपार्टाइट कमेटी में तो दोनों का रिप्रेजेंटेटिव है। अगर दोनों के बीच में कोई एक राय नहीं बन पाती है, वो दोनों अपना अपना अलग अलग विचार रखते हैं, एम्प्लॉइज रिप्रेजेंटेटिव का व्यू अलग है, मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव का व्यू अलग है, तो क्या होगा? इशू डिसाइड नहीं हुआ। तो वैसी स्थिति में नेशनल लेबर कमीशन ने कहा कि ऐसी स्थिति में ग्रीवांस को एक आर्बिट्रेशन के लिए रेफर कीजिए। एक आर्बिट्रेटर बहाल होगा जो दोनों पक्षों को, वर्कर्स और मैनेजमेंट दोनों की बातों को सुनेगा और वर्कर्स के ग्रीवांस को रिड्रेस करेगा। उन्होंने कहा कि आर्बिट्रेशन में आप वर्कर्स को अलाउ कीजिए कि इनिशियली वो आर्बिट्रेशन में अपने को वर्कर के थ्रू रिप्रेजेंट कर सके, किसी को वर्कर को कह सके कि आप मेरा केस आर्बिट्रेटर के सामने प्रेजेंट कीजिए, और लेटर ऑन जो उसका यूनियन है, उसका जो कोई ऑफिस बियरर है, उसको भी वो उसका केस प्रेजेंट करे। तो जो हम लोग ये ग्रीवांस का कल और आज जो हम लोग ग्रीवांस पर बात किए हैं, तो इससे ये निकला कि ग्रीवांस का रिजोल्यूशंस होना, ग्रीवांस का सॉल्यूशंस निकालना, ग्रीवांस को रिड्रेस करना इसलिए ज़रूरी है कि ऐसा नहीं होने से एम्प्लॉइज के एफिशिएंसी पर, उसके मोरल पर, कंपनी के प्रोडक्टिविटी पर, सब पर उसका एडवर्स इफेक्ट होता है। इसीलिए एक इफेक्टिव ग्रीवांस मैकेनिज्म का होना बहुत आवश्यक है। ग्रीवांस मैकेनिज्म किस किस लेवल पे होना चाहिए, एक मॉडल ग्रीवांस प्रोसीजर में क्या क्या आवश्यक चीज़ होना चाहिए, और इस संबंध में नेशनल लेबर कमीशन ने भी जो अपने विचार दिए हैं, इस संबंध में स्टैट्यूटरी प्रोविजंस क्या है, फैक्ट्रीज एक्ट, स्टैंडिंग ऑर्डर्स, आपको इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट, ये सब मैंने बता दिया। तो बेसिकली ग्रीवांस के बारे में हम लोगों को इतना ही जानने की ज़रूरत है।